के धरोहर के रूप में देकर जाएंगे। इसीलिए यूनेस्को ने विश्व आदिवासी भाषा दशक के रूप में इस दशक को घोषित किया है 2022 से लेकर 32, और इसमें जो थीम दी है 28वें विश्व आदिवासी दिवस की, इसमें परंपरागत ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। सोचिए ये थीम क्यों दी है? क्या आदिवासी महिलाएं पढ़ी लिखी होती है? महानगरों की महिलाओं को क्यों नहीं दी गई ये थीम? क्योंकि वो नहीं जानती इन परंपराओं को, जो पुरखों की परंपराएं हैं। आदिवासी महिलाएं सदियों से दादी की दादी, दादी की दादी या नानी की नानी, नानी की नानी, मतलब कई पीढ़ियों, सैकड़ों हजारों सालों से वो उस पुरखा ज्ञान परंपरा को अपने लोकगीतों में, अपनी पहेलियों में, अपने पहनावे में, अपने आभूषणों में, अपने गोदनों में, अपनी लोक कथाओं में, अपनी मतलब उनकी जो भी जीवन शैली है वो उनकी आज की पैदाइश नहीं है, वो सदियों पुरानी, हजारों लाखों सालों पुरानी वो परंपराएं हैं जो उनके साथ गोदने के रूप में देखे तो वो जीवन कैनवास के रूप में वो सदियों को लेकर चल रही है। वो गाती है या नाचती है तो वो सदियों पुरानी प्राकृतिक और पुरखा परंपराओं को लेकर नाचती और गाती है। आज भी आप आदिम प्रदेशों में, आदिवासी बहुल्य प्रदेश जहाँ पर आधुनिकीकरण नहीं पहुंचा, जहाँ शिक्षा का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं पहुंचा है, वहां पर जाके देखिए आज भी जीवन उसी प्रकृति के साथ, उसी निर्मल और स्वच्छ स्वच्छंद वातावरण में उसी तरीके से बिल्कुल निर्मल जल स्रोतों की तरह बह रहा। वहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा, सबके अस्तित्व का मतलब ध्यान रखा जाता है और सबको समान महत्व दिया जाता है। इसीलिए जो आदिवासियों की, जो महिलाओं को विशेष मतलब महत्व दिया गया इस थीम के माध्यम से कि पुरखा ज्ञान परंपराओं को सहेजने और इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी महिलाओं का जो योगदान है ये बहुत सर्वोपरि योगदान है और मैं इसको बहुत अनुकरणीय मानती हूँ। और 2019 में जब मैंने आदिवासी भाषा वर्ष के रूप में इसको सुना था तो मैंने भी प्रण किया कि मैं भी अपनी भाषा के बारे में काम करूं, क्योंकि मैंने अपने लोगों से पूछा तो पता तो चला कि जैसे गीलों की गीली भाषा होती है, गोंडों की गोंडी, संतालों की संताली, गोंडों की गोंडो, तो मीणों की मीठी भाषा है, लेकिन उसमें लिखित वर्ग में अभी तक कोई विशेष रूप से कार्य नहीं किया। डॉक्टर पिंटू कुमार ने एक आर्टिकल लिखा था रावली पत्रिका में, उसके बाद मतलब कोई लिखित कहानियां है, उपन्यास है, कविता है, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मीठी भाषा विशेष संदर्भ करके उसमें लिखा हुआ नहीं है। बाकी साहित्य तो बहुत है, लेकिन मैंने मीठी भाषा पे जब काम किया तो मुझे इतना अपार भंडार मिला। और कोविड का तो जो डर है वो डर से तो मैं बिल्कुल बेखौफ हो गई है। 3 साल इतने उस पुरखा लोग में खोई रही, मैं घर में रही है, बाहर रही, हमेशा वो गीत जो महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं ने मुझे सुनाए, जो पहेलियां सुनाई, जो लोकोक्तियां सुनाई, वो मुझे इतनी ऊर्जा देती रही। और बार बार कोई कैसी भी परिस्थिति रही हो, उस परिस्थिति से मुझे उन्होंने बहुत ऊर्जा का संचार दिया। तभी तो कहते हैं हमारे जो पुरखा रहे हैं, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा रहे हो या चाहे हमारे मतलब और भी बड़े बड़े पुरखा रहे, उन सब ने कहा था कि आदिवासी चलता है तो नृत्य करता है, बोलता है तो गाता है। तो ये ऐसा ही नहीं, क्योंकि हमारी जीवन शैली में, हमारे रग रग में, हमारे खून में वो चीजें हैं। हम कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर ऐसी कोई शिकन नहीं रहती जो मुख्यधारा के लोगों में रहती है। सारा दिन भर हमारे पुरखे सब काम करते हैं, लेकिन शाम को आके कहते हैं कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो ये करना वो करना, तो बहुत कुछ लगातार सुबह पता नहीं कब उठ जाते हैं, रात को कब सोते हैं कोई अता पता नहीं, लगातार कार्य करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का अनंत स्रोत है ये प्रकृति है, ये पुरखा परंपराएं हैं, गीत संगीत है, और उनकी जो जीवन शैली है और उनकी जो मतलब परंपरागत जो भोजन प्रणाली है वो भोजन प्रणाली भी बेहद महत्वपूर्ण है। और हम सबको, चाहे हम कहीं भी रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, महानगरों में रहे, हमको उन सबको जितना हम फॉलो कर सकते हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मेरा विषय जो दिया गया आदिवासी भाषा दशक और वर्ष के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगी कि भारत में लगभग 20,000 भाषाएं हैं और इन 20,000 भाषाओं में से 1300 भाषाओं को रेशनलाइज किया गया है, 1474 अनक्लासिफाइड है, और इन 20,000 भाषाओं को कई वर्गों में रखा गया है, जैसे शेड्यूल है, अनशेड्यूल है, रीजनल है, मेजर है, माइनर है, माइनॉरिटी है,
और ट्राइबल लैंग्वेज है। ट्राइबल लैंग्वेज अलग से है, बाकी और भी हैं। भारत की जो 20,000 भाषाएं, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। 20,000 भाषाओं में से सिर्फ 22 को शेड्यूल किया गया है, 22 अनुसूचित है और 99 नन शेड्यूल है। इसलिए 121 भाषाओं को भाषा की श्रेणी में रखा गया है। सिर्फ 20,000, लगभग भारत की 20,000 भाषाओं में से 121 को ही भाषा की श्रेणी में रखा गया। तो सोचिए, आदिवासियों की भाषाएं जो मातृभाषाएं कहलाती है, जो बोलियां कहलाती है, उनका अस्तित्व कहां पर होगा? जब मूल भाषाएं, बड़ी बड़ी भाषाएं जो गिनती गई है, जो काउंट की गई है, वो लगभग 20,000 है। उनमें से सिर्फ 121 को भाषा का दर्जा भारत सरकार ने दे रखा है और उस 121 में से भी सिर्फ 22 को 8वीं अनुसूची में दर्ज कर रखा है। और उन 22 में पूरे विश्व की आबादी का सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में रहता है। वो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार हम 11 या 12 करोड़ थे और 21-22 की जनगणना नहीं हुई कोविड के कारण, तो लगभग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम 18 करोड़ के आसपास है। तो उस 18 करोड़ आबादी को 8वीं अनुसूची में सिर्फ 2 भाषाओं को ही दर्जा दिया गया है, बोडो और संथाली। कितनी बड़ी विडंबना है। हम भारत के आदिवासी हैं, संसार के सबसे ज्यादा आदिवासी भारत में रहते हैं। पढ़े लिखे भी होंगे भारत में ज्यादा, लेकिन सोचिए हमारी भाषाओं की क्या स्थिति है। हमारी भाषा सिर्फ आपसी संपर्क का माध्यम नहीं है, या आदिवासी भाषाएं, मातृभाषाएं, बोलियां सिर्फ आपसी संपर्क का माध्यम नहीं है। वो ज्ञान परंपरा का अकूत भंडार है जो सदियों से पुरखों से चला आ रहा है। उसमें आपका प्राकृतिक जीवन है, आपके जीव जंतु है, आपकी जीवन शैली है, आपकी संस्कृति है, आपकी परंपराएं हैं और आपका इतिहास समाहित है। और विशेष योगदान में महिलाओं का बताना चाहूंगी। जैसे हमारी पुरखाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, यहाँ जितने भी आक्रांता रहे, तो हर प्रदेश की महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा नहीं, उनसे 2 कदम आगे चलकर मुकाबला किया। आप राजस्थान का उदाहरण लेना चाहेंगे तो वहां पर लाली मीणा और लुबेदी मीणा जो मतलब देवड़वाल गोत्र की, उन्होंने तुर्कों से बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था। उनके पिता मतलब उपस्थित नहीं थे, कहीं और राज्य में गए होते, तो पीछे से आक्रमण किया तुर्कों ने। तो उन 2 महिलाओं ने, वो युवा लड़कियां थी, उन दोनों ने अपने 2 भाइयों के साथ बहुत जबरदस्त मुकाबला किया। और लोकगीतों में इनका बहुत अच्छा जिक्र किया गया है कि लाली बांध लाल लूड़ी को लाल मंडासो, तुर्क अल्लाह अल्लाह सुमरे, इस तरीके से लोकगीत है बहुत बड़ा। तो ऐसे रोंगटे मतलब खून खोलने लगता है कि हमारे पुरखा कितने महान थे। आप वीर बालिका कलसुआ काली बाई का नाम ले सकते हैं, जो आजादी के महज 2 महीने पहले वहाँ के जो ब्रिटिश मतलब सरकार के जो नुमाइंदे थे और वहाँ के जो राजपूत रावल थे, वो नहीं चाहते थे कि आदिवासी प्रदेशों में शिक्षा मिले। इसीलिए वहाँ के जो अध्यापक थे उन पर हमला करवाया गया। हमला करवाते वक्त उस बालिका ने अपने अध्यापक को बचाने का प्रयास किया और उस अध्यापक को रस्सी से बांधकर गाड़ी से घसीट रहे थे वो लोग। तो उन्होंने उस रस्सी 12 या 14 साल के बीच में उनकी उम्र थी उस बच्ची की, वो खेत से मतलब चारा लेके आ रही थी, हाथ में हसिया था। उस हसिया ने उस बाल मतलब काट कर अपने अध्यापक को बचाया। ये आजादी से महज 2 महीने पहले की कहानी है, एक जीवन आदिवासी बालिका की कहानी है। हमें कल्पना लोक में तो 10-12 हाथ वाली कहानियां पढ़ाई जाती है, लेकिन वो 2 हाथ वाली कालीबाई की कहानी क्यों नहीं पढ़ाई जाती? तो हमें हमारे पुरखाओं की कहानी खुद लिखनी होगी और बतानी भी होगी। ऐसे झारखंड में आप फूलो जानो, सिगनी दही, रानी गायत्री, रानी दुर्गावती, ऐसे बहुत सारे हमारी महान नायिकाएं, महान पुरखाएं रही है जिनके उदाहरण हमके खुद को सहेजने होंगे। मैं बताना चाहूंगी कि भारत में लगभग 780 आदिवासी भाषाएं हैं। इन आदिवासी भाषाएं जो जीवित है उनका उदाहरण बता रही हूँ। 780 आदिवासी भाषाएं हैं जो मतलब कहीं पर भी इस तरीके से दर्ज नहीं है। और बताया जाता है कि यूनेस्को ने अपने मतलब एक ब्लॉग में लिख रखा है कि हर 2 सप्ताह में एक आदिवासी भाषा मर जाती है। क्यों लिखा है ऐसा कि हर 2 सप्ताह में एक आदिवासी भाषा मर जाती है? वो आदिवासी भाषा नहीं, वो समाज मर जाता है, उसकी संस्कृति मर जाती है, उसका इतिहास मर जाता है, उसका जो पूरा ज्ञान है सदियों पुराना वो ज्ञान मर जाता है। तो मैं उसका उदाहरण बता रही हूँ। ग्रेट अंडमानी में वो भाषा की एक 80 साल की बुजुर्ग महिला थी
वो 2010 में मर गई, BBC की न्यूज़ है ये। तो वो भाषा उनके साथ ही खत्म हो गई। वो अकेली महिला थी जो 40 साल तक जिंदा रही अपने परिवार के मरने के बाद। 40 साल तक उस भाषा को सहेजा नहीं गया, और जब वो खत्म हो गई तो वो भाषा उनके साथ खत्म हो गई। भाषा के साथ उनका सारा ज्ञान परंपरा भी खत्म हो गई। तो हमें अपने अपने समाज की ज्ञान परंपरा को अब तेजी से सहेजना चाहिए, क्योंकि अब हम शहरों तक पहुंच गए हैं, पढ़ लिख भी गए हैं, कलम भी हमारे हाथ में है, और हम जान भी गए हैं कि हमारा अस्तित्व हमारी भाषाओं से ही बचेगा। आदिवासी होने की सबसे बड़ी पहचान की उनकी अपनी मातृभाषाएं या बोलियां होती है, और उनको सहेजने से ही उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनकी जीवन शैली, उनकी परंपराएं सब कुछ संरक्षित हो पाती है। इसीलिए सबसे पहला प्रयास यही करना चाहिए। बातें बहुत सारी है, बहुत सारा बताने के लिए समय की वो मतलब कवि है, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको जानकारी में सुनने के लिए। इतना ही कहकर मैं आपको 28वें विश्व आदिवासी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप में से जो भी सुन रहे हो अपनी अपनी भाषाओं पे विशेष रूप से चाहे कविता लिखे, चाहे कहानी लिखे, चाहे मतलब कुछ भी लिखे, लेकिन लिखते रहिए, क्योंकि वो लिखने से ही उसका अंश हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएंगे। जय जवाहर, बहुत बहुत शुक्रिया।